परंपरागत लीग से हटकर काम करने वाला एक युवा मेरे साथ है। अरुण शर्मा है, करौली के टोरी के निवासी। कहानी यह है कि रोजगार की तलाश में मुंबई गए थे। मुंबई में एक फिल्म देखी थी, बैंड बाजा और बारात। उस फिल्म आइडिया आया मैनेजमेंट का, इवेंट प्लानिंग का। उस इवेंट प्लानिंग के दम पर आज सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अपने आप को एक स्थापित किया है। युवाओं को इनसे जरूर एक सीख लेनी चाहिए। उदयपुर में इनका एक बड़ा बिजनेस है, इवेंट कराते हैं। अभी करौली में इन्होंने शुरुआत की है। विविध प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इनका इंटरव्यू मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि बचपन में इनके पिताजी की मौत होने के बाद ये अखबार बांटा करते थे। इनके पापा टेम्पू चलाते थे। टेम्पू चलाने के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। परिवार की स्थिति काफी खराब हो गई थी। अखबार बांटने का काम शुरू किया, धीरे धीरे पढ़ाई शुरू की। इनके एक भाई थे, बिजनेस के लिए मुंबई चले गए थे। उसके बाद रोजगार के लिए अरुण जी मुंबई गए, वहां पर फिल्म देखी। फिल्म के दौरान ही आइडिया आया था। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को आप सफलता की कहानी क्या बताएं, कहां से शुरुआत होती है और आज आप क्या कर रहे हैं? थैंक यू सो मच विनोद भैया। मेरा नाम अरुण शर्मा है। मेरा जन्म तामी की टोरी करौली में हुआ है। हम बेसिकली रहने वाले तामी की टोरी के ही हैं। मैंने सबसे पहले मेरे करियर की शुरुआत न्यूज़पेपर डालने से की थी, क्योंकि मेरे पिताजी की डेथ कैंसर से बहुत पहले हो गई थी। तो हम 9th-10th क्लास में पढ़ा करते थे। न्यूज़पेपर डालने के साथ साथ 11th 12th किया। 12th जैसे किया तो 10th के बच्चों को पढ़ाने लग गए। 12th किया तो 11th के बच्चों को पढ़ाने लग गए। उसके बाद मैं जयपुर चला गया। जयपुर जाके मैंने BCA किया। BCA करने के साथ साथ मैंने वेब डिजाइनिंग का काम किया था। वेब डिजाइनिंग के काम करने से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी A3 लॉजिक्स करके एक कंपनी में मैं काम करने लग गया था। उसके साथ साथ मैंने 2-3 साल काम किया, बट मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उसमें ग्रोथ कर पाऊंगा। तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी। वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए गया था, बट उसमें मैंने उस टाइम पे बैंड बाजा बारात मूवी देखी। तो उसमें मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ आए थे कि हम शादियाँ किस तरह से कर सकते हैं, मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। बट उस टाइम ये नहीं पता था कि शादियों का इतना बड़ा स्कोप है। मतलब मुझे ये था कि यार एक साउंड सिस्टम रखेंगे खुद का, एक छोटी सी कैटरिंग स्टार्ट करेंगे और अपने साथ के जो भी बेरोजगार युवा हैं, उनको दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको साथ में रख के और एक छोटा सा काम चालू कर देंगे। इसके साथ जब मैं इसमें जब अंदर घुसा, जब मैंने ये सब चीजें इसकी पढ़ी, जब ये सब चीजों के बारे में समझा, तब मुझे पता चला कि इसका तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। मतलब शादियां लाखों में नहीं, शादियां करोड़ों में होती हैं। फिर वहां से जाने के बाद मैं साइबर कैफे जाके और इवेंट के बारे में जानने लगा। तब मुझे पता चला कि यहाँ बॉम्बे में एक NIM करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट करके एक कॉलेज है, तो वो इसकी पढ़ाई कराते हैं। मैं वहाँ गया तो मैंने उसके बारे में चर्चा की। तो उन्होंने मुझे फॉर्म फिलअप करने के लिए दिए कि इसमें आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। टेस्ट बेसिस के एडमिशन मैंने जैसे तैसे टेस्ट तो निकाल दिया था। टेस्ट के बाद जब बात आई फीस की, तो मेरे पास 6.5 लाख रुपए की फीस नहीं थी उनको देने के लिए। तो मैं वहां से वापस आ गया। वहां से वापस आने के बाद उसमें क्या सर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर्स इन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो उनका स्टार्टअप बिल्कुल फिक्स होता है और मूवी प्रोडक्शन करना, सिंगिंग करना, ये सब चीज उनके पास फिक्स रहती है। अब मेरे लिए तो वो और चिनाई करना और घर बनाने वाली बात हो गई। मैंने वहां से मैं वापस आया। उसके बाद मैंने NIM के जो स्टूडेंट थे उनका एक ग्रुप था, मैंने उनसे जाके बात की। मैंने उनसे पूछा किस तरह का, भैया ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी फीस खत्म हो जाएगी, मेरी फीस डूब जाएगी, मैं इसमें कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जिससे भी मैं मिला उन्होंने मुझे एक ही बात कही, अरुण हार्ड वर्किंग वाला काम है, इंटरेस्ट वाला काम है, हार्ड वर्किंग कर पाओगे तो इसमें सर्वाइव करोगे, वरना इसमें तुम एडमिशन मत लेना। अगर हम हिंदी मीडियम से थे, वो सब इंग्लिश मीडियम से थे, तो ये एक मेरे लिए एक मेजर ट्रस्ट था और एक मेजर डिफरेंस था हम दोनों के बीच में, मतलब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बीच में। मैंने एडमिशन ले लिया सर। एडमिशन मेरा परसेंटेज बेस पे भी हुआ। वहां सर 6.5 लाख फीस थी, बट मेरी किस्मत और मदन मोहन जी का आशीर्वाद था मेरे साथ कि मुझे वहां 3.5 लाख रुपए में फ्री सीट पे एडमिशन हो गया सर जी। क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे। मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहा था, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने देखे, डॉक्यूमेंट के व्याप में उन्होंने मेरा एडमिशन कर लिया था। 2.25 लाख रुपए मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उनको दी थी MBA की।
सवा लाख रुपए दिए ना, तभी मैंने उनको बोल दिया था सर यदि कैसा होता है कि सर कितने बार एजुकेशन में ऐसा भी होता है कि फीस लेने के लिए एडमिशन कर लेते हैं, उसके बाद सब जीरो हो जाता है। मैंने उनको बोल दिया सर फीस तो आप ले रहे हो, ऐसा नहीं हो कि मुझे इसमें कुछ ग्रोथ नहीं मिले और मैं इसमें जीरो हो जाऊंगा और मेरे पास तो कमाया दमाया मेरी ये फीस ही है। उन्होंने बोला नहीं ठीक है आप करो। 6 महीने निकल गए सर, मेरे पास इवेंट आने लग गए इवेंट आने लग गए और मैं इवेंट पे जाने लग गया। वो इवेंट जो होते हैं वो सब पेड इवेंट में ऐसा नहीं है कि कॉलेज से हमने सिर्फ वेडिंग वाले ही इवेंट ही किए हैं, पॉलिटिकल इवेंट भी होते हैं, कल्चरल इवेंट भी होते हैं, इसके अलावा गेम एक्टिविटीज वाले इवेंट भी होते हैं और मूवी प्रोडक्शन वाले होते हैं, सबके सतरंगी वगैरह अवार्ड शोज होते हैं, ये सब इवेंट होते हैं। इस तरह के मल्टीपल इवेंट्स का, मल्टीपल सेक्टर्स का मैंने एक्सपीरियंस लिया। मुझे लगा कि मुझे वेडिंग में जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ में मैंने स्टार्टिंग जो की थी ना वो सबके सतरंगी और अवार्ड शोज से की थी, जो शशि रंजन साहब की एक कंपनी है वो सिर्फ अवार्ड शोज कराती है, मैंने वो की थी। उसके साथ में मेरे साथ में उदयपुर का एक मेरा फ्रेंड था सिद्धार्थ चावत, उनकी पेरेंटल कंपनी थी, वो मुझे फ्रीलांसिंग के लिए लेके आए थे यार कि मेरे पास वेडिंग है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। मैंने सर मेरे करियर वेडिंग इवेंट की स्टार्टिंग उदयपुर से की थी और उदयपुर से करके मुझे सर 12 साल हो गए मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। अभी मैंने कुछ अपनी खुद की ग्रोथ करने के लिए खुद का काम स्टार्ट किया था, 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए। मेरा ऑफिस उदयपुर में भी है और मैंने करौली में भी एक स्टार्टिंग की है। मैंने मोदी जी की सभा, राहुल गांधी जी की सभा, वसुंधरा जी की जो गौरव यात्रा आई थी वो, चिंतन शिविर जो कांग्रेस का हुआ था, ये सब मैंने किए हैं। इसके अलावा मैंने थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर और अभी हांगकांग, इस तरह की कंट्रीज में भी मैं काम कर चुका हूँ, जिसमें मैं कॉर्पोरेट इवेंट किए हैं और वेडिंग भी की है। अच्छा, आपकी शादी कब हुई? सर मेरी शादी 2020 में हुई है, 29 जनवरी 2020 में हुई है और मेरी ससुराल हिंडौन सिटी में है। आपकी वाइफ सरकारी स्कूल टीचर है? मेरी वाइफ सेकंड ग्रेड टीचर है सर। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी सरकारी स्कूल टीचर है और आप प्राइवेट काम करते हैं? जी सर। शादी में परेशानी तो नहीं आई? नहीं सर, शादी में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई थी, क्योंकि मेरी वाइफ की चॉइस एक्चुअली बिजनेसमैन की थी। हाँ। और उसको गवर्नमेंट सेक्टर में शादी करनी नहीं थी जी। तो इस तरह से इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल। अच्छा, आप इस अपनी सफलता की जो कहानी है, जर्नी, जी, इसमें किसको याद करना चाहते हैं कि आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट वहां से शुरू हुआ? टर्निंग पॉइंट तो हम लोग की फैमिली बहुत अच्छी है सर। मेरे फादर के गुजर जाने के बाद मेरी पूरे परिवार, मेरे चाचा जी, ताऊ जी, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। हमको कभी पिताजी की कमी महसूस कभी नहीं होने दी। हमको जो चीज की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई, सिस्टर की शादी, भाई की शादी, मेरी शादी, वो लोग हमारे साथ हमेशा पिलर की तरह खड़े रहे हैं। जी। मेरे एक भाई साहब हैं, कमलेश भाई साहब, जो जिनका सिद्धि विनायक होटल है, उनसे हम लोग हमेशा जो भी सीख लिए हमने हमेशा उनसे लिए, क्योंकि उन्होंने हमको हमेशा जो गाइड किया है वो बिल्कुल करेक्ट पाथ पे गाइड किया है। कभी भी गाइडेंस के लिए उन्होंने हमको मना नहीं किया, चाहे हमको किसी शादी का गाइडेंस हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, मेरा जो भी गाइडेंस है वो उन्हीं से लेता हूँ और मुझे प्रॉपर गाइड करते हैं। आपकी सफलता की कहानी में आपको सबसे ज्यादा, जैसे कहते हैं, सुखानुभूति कब हुई? सर सबसे ज्यादा अच्छा लगा चेहरा गदगद हो गया जब मैंने खुद का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, खुद का ऑफिस स्टार्ट किया, मैं लोगों की मदद करने लग गया। मुझे लगा कि सर लोग मेरे पास आ रहे हैं और मेरे से हेल्प मांग रहे हैं और मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। ये बात मुझे सर मेरे अंदर सबसे अच्छी लगी। कब की बात? अच्छा, और आपको जीवन निराशा कब हुई? निराशा तो सर पिताजी ने ऐसे कंडीशन में छोड़ के चले गए थे, तब सर हमारी खेलने की उम्र थी और मैं कंटिन्यू पिताजी को, फादर को जयपुर कैंसर थेरेपी के लिए लेके जाता था। तब मैं अकेला था, तो मुझे सर तब अपने आप को ऐसा लगा कि हमने भी ऐसा क्या पाप किए जो जिसकी सजा हमको मिल रही है। अच्छा, कई बार युवा कोई काम शुरू करता है लेकिन उसको जल्दी सफलता नहीं मिल पाती, तो आपके मन में कभी निराशा ही होगी कि यार मैं बॉम्बे से छोड़ के आया हूँ, काम उदयपुर में शुरू किया है, सफल नहीं हो रहा तो मैं पीछे हट जाऊं? नहीं सर, क्या रहा हो? कभी तो आया होगा सर? निराशा तो इसलिए नहीं आई सर, हमने बचपन से वो सब चीजें देखी हैं जो एक इंसान बिल्कुल मैच्योर होने के बाद जब देखता है ना, वो चीजें देखी हैं, तो वो सारी चीजें सर हम लोग पहले देख चुके हैं। तो निराशा वाला तो इसलिए सर कुछ पॉसिबिलिटी नहीं। अभी आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? कितने लोगों को एक तरीके से रोजगार दे रहे हैं? सर ऑन इवेंट तो हम लोग 70-80 लोगों की टीम होती है,
जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। लॉजिस्टिक होता है, हॉस्पिटलिटी होती है, ऑपरेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, और ये जो बेंगोलीज वगैरह जो काम करते हैं ये लोग होते हैं। और कोर टीम में हम लोग 10-12 जने काम करते हैं। 10 जने काम करते हैं। अच्छा, इसमें आपका कोई एक ऐसा अनुभव जो हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहते हैं? अनुभव तो मेन तो ये है सर, जो मैं करौली के लिए बोलना चाहता हूँ जी। नशेबाजी पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएं। जितने भी पेरेंट्स हैं वो कितने बार बच्चे की गलती नहीं होती, पेरेंट्स की भी गलती होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रॉपर गाइड नहीं कर सकते, ना उसको देख रेख करते हैं। उसको पैसे देते जा रहे हैं, उसको एक बार सोचो समझो, उसको बैठा के बात करो, पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो। तो मैंने मेरी लाइफ में आज तक एक सुपारी का दाना भी नहीं खाया, मैंने आज तक मेरी लाइफ में सिगरेट नहीं पी, मैंने मेरी लाइफ में आज तक दारू नहीं पी, जबकि ये सारी चीजें सर मेरे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे क्लाइंट जब मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे दारू की बोतल देके जाते हैं जिसकी कॉस्ट 20,000, 25,000, 30,000 होती है, बट मेरे लिए सर वो 0 होती है, और मैं इधर उधर दोस्तों में लेके उसको फ्री कर देता हूँ। अच्छा, आपका उदयपुर में बहुत अच्छा बिजनेस था, आप काम कर रहे थे। जी सर। कर्म भूमि से जन्मभूमि की तरफ कैसे लौट आए? सर कर्म भूमि से जन्मभूमि की तरफ मैंने तो कोरोना ने लौटाया है। हाँ बताइए। क्योंकि कोरोना से मुझे और मेरी वाइफ को कोरोना हुआ, तब हमको लगा था कि हमारे अपने भी हमारे साथ होते तो शायद हमारी भी इस तरह से केयर हो सकती थी, क्योंकि उस टाइम उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया जो आपके प्रोफेशनली आपके साथ हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल हैं, उन सब ने छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने सोचा मुझे करौली में एक छोटा सा स्टार्टअप करना चाहिए। सक्सेस होना नहीं होना ये सेकेंडरी चीज है, बाकी मैं एक बार स्टार्टअप करके 2-4 साल एक बार ट्राई करूंगा, नहीं होगा तो उदयपुर में अपना है, अपन उदयपुर में अपना वापस से कर सकते हैं। कोरोना में क्या हुआ? कोरोना में सर मुझे और मेरी वाइफ को कोरोना हुआ था। करौली या उदयपुर? उदयपुर था सर मैं। हाँ। तो कोरोना हुआ तब सर हम बिल्कुल अकेले थे, 3 महीने का मेरा बेटा था, हमारे साथ कोई नहीं था। तब मेरे एक फ्रेंड ने मेरी मदद की थी, वो कैला देवी का रहने वाला है। क्या नाम है? और उसका नाम वीरेंद्र सिंह यादव है। आज तो वो एक दुनिया में नहीं है, वो है ना। हाँ, एक्सीडेंट आज हो गया तो उसका। वो सर मेरा बहुत क्लोज था, मतलब मैं उसकी याद करता हूँ सर, मतलब समझो कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। जी। मेरे बिल्कुल बचपन का फ्रेंड, उसने मतलब मेरे देखते देखते 100-200 लोगों को नौकरी लगा दिया हुआ, जॉब लगा दिया हुआ सर। इतना अच्छा लड़का था वो। हाँ। उसने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की है, बट भगवान ने उसकी मदद नहीं की और खत्म हो गया सर वो। और वो और उसकी वाइफ 15 दिन तक कोरोना में, उस टाइम पे जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब उसने मेरा साथ दिया, और वो और उसकी वाइफ 15 दिन तक मेरे घर पे रहते थे। उदयपुर। वो तो जयपुर रहते ना? वो जयपुर रहता है सर। उसने मेरे से ऐसे ही जनरली फोन किया और कैसा है, कि यार मुझे कोरोना हुआ है, तो मेरे सुनता ही वो सेल्फ ड्राइव करके और उदयपुर आया और मेरे साथ रहा सर 15 दिन तक। तो आप वीरेंद्र को विशेष तौर पर याद रखना चाहते हैं? बिल्कुल, वीरेंद्र मेरा बहुत खास अजीज दोस्त है सर। मैं सफलता में और असफलता में और खुशी में और दुखी में हमेशा वीरेंद्र को याद करना चाहता हूँ। आपके जीवन में कभी नेगेटिव विचार आया? सर नेगेटिव ऐसा तो कभी नेगेटिव नहीं आया मेरे जीवन में सर। उतार चढ़ाव तो बहुत आए हैं, पर नेगेटिव तो मैं कभी नहीं रहा, क्योंकि मेरे को हमारे चौरेटी वाले हनुमान जी और मदन मोहन जी पर, कैला देवी मैया पर काफी विश्वास रहा है। जी। अच्छा, अब आप थोड़ा अपनी क्वालिटी के बारे में बताएं, आप क्या क्या काम कराते हैं? सर हम वेडिंग के बारे में बात करें तो वेडिंग में हम लोग केटरिंग करते हैं, केटरिंग के साथ में हम लोग डेकोर करते हैं, थीम डेकोर करते हैं, और फ्लावर करते हैं और लाइटिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, अभी जो करौली में जो शादियां होती है तो वो तो लोकल होती हैं कि लाइटें लगा दी और कर दी। हम लोग डीएमएक्स बोर्ड पे काम करते हैं। जितना जैसे एक प्रॉप्स को यदि हम लोग को हाईलाइट करना है तो हम सिर्फ उस लाइट को उस प्रॉप्स तक ही ले जाते हैं जी। उसके अलावा स्केच बना के डिजाइन करते हैं, पूरी वेन्यू का लेआउट करते हैं। लेआउट करने के बाद कहाँ पे क्या चीज एग्जीक्यूट होगी उसको वहां पर प्लेस करते हैं। मतलब पहले 2D बनता है, 3D बनता है, देन फिर एग्जीबिशन होता है। जी जी, आपकी ये क्वालिटी है। जी सर। जैसे कि आप शादी विवाह का मैनेजमेंट का काम करते हैं? मैनेजमेंट पूरा। अब ये तो मैंने करौली का बताया। उदयपुर में जो हम करते हैं, उदयपुर में हम लोग के 5-6 अलग अलग डिवीजन है। गेस्ट के घर से निकलने से लेके गेस्ट के वापस घर पहुंचने तक का हम लोग का पूरा शेड्यूल होता है, जिसमें गेस्ट वहां से निकला तो निकलने से पहले 1 महीने पहले उसको कॉलिंग होगी, उसको ट्रैक करेंगे कि आप कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो, कितने बजे निकलोगे, क्या निकलोगे। तो वो जहां से निकलेगा वहां से हम लोग उसको टैक्सी प्रोवाइड करते हैं। घर से निकलेगा, घर से निकल के एयरपोर्ट आएंगे, एयरपोर्ट से वापस होटल पहुंचेंगे, होटल पहुंच के रूम में उनको क्या खाना है, टैक्सी में उनको एयरपोर्ट से और होटल तक टैक्सी में उनको क्या रिफ्रेशमेंट देना है। उसके अलावा मेन्यू डिस्कशन भी होता है, मेन्यू में क्या क्या खाना रहेगा वो सब चीज देखना।
ये सब तो हम लोग का हॉस्पिटैलिटी वाला पार्ट होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हेम्पर प्लेसमेंट में। हेम्पर प्लेसमेंट रूम में रखे जाने वाली एक ऐसा बास्केट है जिसमें 5-6 तरीके के अलग अलग ड्राई फ्रूट्स हो गए, चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गए, इस तरह के आइटम्स होते हैं। अच्छा ये बताओ, आपने एक काम की शुरुआत किया तो किसी व्यक्ति के जीवन में एक स्ट्रगल का दौर आता है कि मैंने ये काम किया, उसके बाद से मुझे आगे बढ़ना शुरू हुआ, वो क्या है? सर मैंने काम तो बताया आपको, उदयपुर से किया था। हाँ। उदयपुर में स्ट्रगल का दौर बहुत अच्छा स्ट्रगल, है। वो स्टार्टिंग वाला स्ट्रगल था सर। स्ट्रगल ये था कि सर मैं हिंदी मीडियम से था, मेरे साथ में जो 100 लोग थे, 120 लोगों का बैच था, जिसमें 120 में से आप समझो हिंदी मीडियम का मैं अकेला हूँ। अब वो लोग सब इंग्लिश में बात करते थे और मैं सर हिंदी मीडियम से था, तो मुझे उस टाइम पे लगा था कि शायद मैं पीछे रह जाऊंगा और ये लोग आगे निकल जाएंगे। बट आज की तारीख में हम लोग 20 लोग हमारे बैच से काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग अपने अपने बिजनेस में सेट हो गए। वो सिर्फ दिखावा करने और उसके लिए आए थे और हम लोग मेहनत की तो हम लोग आज। अच्छा ये बिजनेस थोड़ा अलग प्रकार का है। अपने यहाँ अपना जो एरिया है इसमें सरकारी कर्मचारी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। बिल्कुल सर। तो आपके कभी किसी ने कहा कि भाई तू नौकरी की तैयारी कर ले, ये क्या काम कर रहा है, छोड़ सरकारी नौकरी कर, आगे बढ़? सर मैंने 12th क्या कुछ कहा होगा ऐसे लोग? मैंने 12th के बाद एक्चुअली मेरे घर पे सब MSc BEd हैं, वो गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले वो थे। तो मुझे भी ये था कि यार मैंने बीए के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया था कि यार अपन भी नौकरी कर लेंगे। फिर एक दिन मुझे बैठा था तो मैंने सोचा यार कि आप मतलब फाइनेंशियल स्थिति को देख के ही सोचते थे कि यार कि ये 10,000 की नौकरी करके अपन को मिलेगा क्या। उसके बाद फिर कुछ अलग करने का प्रयास किया सर। उसी के बाद से अलग करने का प्रयास किया। एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस जर्नी में सबसे ज्यादा एक व्यक्ति का नाम ले सकते हो आप, किसकी सफलता में आपका ये हाथ रहा? सर शादी से पहले तो पूरी फैमिली का ही है सर। मैं मतलब पर्टिकुलर किसी एक को नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार में सब लोगों ने हम लोग की मदद की है, हम लोग को गाइड किया है, हम लोग को जहाँ हमारी जरूरत थी उनकी जहाँ उन्होंने वो खड़े रहे हैं। और शादी के बाद वाइफ है जो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करती है, हमेशा मुझे आगे ले जाने के लिए। उन्हीं का है मैन तो करौली आने का। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया है कि आप करौली आओ, करौली आके काम स्टार्ट करो। हो सकता है करौली में अपन का काम अच्छा सेट हो जाए तो अपन क्यों इधर उधर घूमेंगे। बाकी तो उदयपुर में मैंने घर गोडाउन सब बना रखा है, तो मुझे वो टेंशन तो है नहीं कि हम लोग करौली से वापस कैसे जाएंगे। बाकी करौली उदयपुर में ऑफिस है, उदयपुर में ऑफिस चलता है, स्टाफ बैठता है, हम लोग जाते हैं। मैं हर 15 दिन में उदयपुर जाता हूँ। तो आपकी धर्मपत्नी आपको वापस खींच के लाई? हाँ धर्मपत्नी जी वापस खींच के लाई। धर्मपत्नी का था मतलब क्या होना चाहिए करौली में। करौली में होना चाहिए उनका, एक कि अपनी जो मेन जगह है वहां पर कुछ काम शुरू। एक्चुअली मैंने जब मेरी शादी करौली से की थी ना, तब मेरे पास बहुत सारे कॉल्स थे और लोगों को मेरे बारे में तभी पता चला कि मैं करता क्या हूँ। उससे पहले तो कोई कहता अरे यार तो टेंट का काम करता, कोई बोलता अच्छा कैटरिंग को काम करो। तो सर मुझे लगा कि उस टाइम मुझे लगा कि लोगों ने मुझे पहचाना कि हाँ यार इसका इस तरह का काम है, यार इसका तो बहुत अच्छा काम है। लोग जो न्यू जनरेशन है उनके बच्चे मेरे से आगे बात करते थे भैया हम भी इसको कर लें, कि इसमें कैसा इसको भैया। तो मैं ये कहता मेहनत करो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, काम तो बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं टेंट वाले? टेंट को काम करे यार छोड़ा तो अपन का सेट नहीं है वो। हाँ अरे यार तो कैटरिंग को काम करे। मतलब फिर शादियों के लिए प्रपोजल आते थे तो इस तरह। तो फिर भाभी ने सेलेक्ट कैसे किया आपको? भाभी जो मैडम का जो भाई है ना वो सेक्शन ऑफिसर है। मैंने शादी.com पे अपनी प्रोफाइल बना रखी थी, क्योंकि मुझे था कि करौली और इधर से तो मेरी शादी होगी नहीं। ये तो क्योंकि वो जो सगाई वाले आते थे वो जैसे फोन करते थे तो वो यही कहते थे लाला का काम करो, तो मैं तो ऐसे इवेंट को करूँ। अच्छा सीमेंट को काम करो? अरे नहीं इवेंट का करो। अच्छा टेंट को काम है तुम्हारा? तो मुझे लगा भाई यार शायद पता नहीं मुझे करौली से मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बट मेरी वाइफ का भाई है वो सेक्शन ऑफिसर है, तो वो इवेंट को काफी अच्छे से जानते थे जी। तो उन्होंने मुझे शादी.com से हायर किया और वहां से फिर हम उसके फादर वगैरह सब उदयपुर आए। उन्होंने उदयपुर मेरा स्टार्टअप देखा, ऑफिस देखा, तो फिर उनको लगा कि हाँ यार जेन्युइन है और हम लोग कर सकते हैं। तब लगा थोड़ा लीग से अलग हटके काम है। अच्छा ये बताएं आप अरुण जी, एक युवा को लीग से अलग हटके जब काम करता है ना तो उसको कौन कौन सी परेशानी आती है? सर उसको मेन परेशानी तो देखो कैसा करौली छोटी जगह है सर। करौली में कोई भी काम यदि अलग करते हो तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते जी। तो एक्सेप्ट करने में क्या टाइम लगता है। अभी मैंने किया तो मुझे भी लोगों ने बोला, पहले तो मेरे घर वालों ने, मैं तो मेरे घर वालों को 6 महीने के बाद बताया कि मैं MBA कर रहा हूँ। मेरे घर वाले तो सोच रहे थे तो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मैं तो जॉब के हिसाब से गया था जी। तो जब मैंने मेरे घर वालों को बताया 6 महीने के बाद कि मेरा एडमिशन हो गया और मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तब मेरे घर वाले बोल रहे तो क्या मतलब है फालतू, अभी तो सिस्टर की शादी करनी थी, एक्चुअली कमाने वाले हम ही थे कि अभी तो शादी करनी है, अभी 2 साल तुम पढ़ाई करोगे फिर शादी कब करोगे।
तो ऐसे करके क्या भगवान की दया से, मदन मोहन जी के आशीर्वाद से मेरा सेट हो गया। घर वालों ने भी एक्सेप्ट किया। कमलेश भाई साहब ऐसे थे जो मेरी फैमिली में उस काम को समझे कि यार इवेंट नाम की कोई चीज होती है जिसको तू कर रहा है, क्योंकि उनका भी सपना इवेंट का था और वो मैंने किया। उनका सपना था। नहीं, एक युवा को आगे कैसे बढ़े? युवाओं को सर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो मैंने जो बताया आपको कि अपने को क्या बोलते हैं, रिस्क लेनी पड़ेगी एकदम। हाँ, रिस्क लेनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, रिस्क लेनी पड़ेगी आपको। मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी के भी बिजनेस को देख के आप ये नहीं सोच सकते हो कि इसको मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। सबसे पहले आप अपने अंदर क्वालिटी देखो, उसके बाद सामने वाले को देखो। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे मैं आज ऐसे ऑफिस में बैठा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि यार मैं भी ये काम करूँ। बट उस काम को करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या प्रोडक्ट देखने पड़ेंगे, कितनी आपको परेशानी आएंगी, उस चीज को कोई नहीं समझता है। सबको ये लगता है कि अरे यार ये काम कर लो, ये काम बहुत अच्छा है, और पैसा डुबा के और घर बैठ जाते हैं। तो युवा को काम करने से पहले एक प्लान बनाना चाहिए। प्लान बनाना चाहिए सर। बिना प्लान के तो कोई भी काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। बिना प्लान के जो भी काम होते हैं सर, वो हमेशा विफल होते हैं। कभी भी वो काम सफल नहीं होता है। आप प्रॉपर प्लान करके काम करोगे ना, तो असफलता आपको मिलेगी ही नहीं 1%। तो अच्छा, आप वो रोजाना प्लान बनाते हो, महीने का प्लान, अब क्या कैसे प्लान बनता है सर? हम जो प्लान बनाते हैं, मुझे एक शादी करने के लिए 5 महीने का टाइम चाहिए होता है। जी। जैसे मेरी शादी जैसे उदयपुर में जैसे अनंता रिसोर्ट और ताज आरामजीत सिटी पैलेस इसमें होती है, तो हम लोग 5 महीने का टाइम लेते हैं। 5 महीने में हम अपनी पूरी एग्जीबिशन और प्लानिंग करते हैं सर। जैसे वेन्यू रैकी हो गया, वेन्यू रैकी में संगीत क्या करना चाहिए, संगीत का स्टेज कितना बड़ा होना चाहिए, आर्टिस्ट कौन आना चाहिए, नेहा कक्कर आ रही है तो नेहा कक्कर के लिए रूम कितने लगेंगे, उसको गाड़ी कौन सी लगेगी। क्योंकि कितने बड़े आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, वो पर्टिकुलर गाड़ी की डिमांड करते हैं, पर्टिकुलर साउंड सिस्टम की डिमांड करते हैं कि मुझे यही साउंड सिस्टम है, वो उदयपुर में नहीं है, तो वो अपने को लाना कहाँ से है। तो वो सब चीज की हम लोग प्लानिंग 5 महीने से अपनी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, आपने शादियों का प्लान मैनेजमेंट करते हैं, इसकी अपने जो भरतपुर संभाग है इसमें क्या संभावना है? है सर, संभावना तो काफी संभावना है। करौली, हिंडौन, गंगापुर, ये है भरतपुर वाला एरिया है। इसमें अभी यहाँ के लोग ही काम कर रहे हैं कि बाहर के आके काम कर रहे हैं? अभी क्या लगता है? फिलहाल बाहर के आगे काम कर रहे हैं। बाहर के आगे हो रहे हैं। अगर यहाँ के लोग काम करेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार। बिल्कुल 100%। अच्छा अरुण जी, आपने कितने देशों की यात्रा की है बिजनेस के तौर पर, और क्या क्या सामान आप लाते हो? अभी सर मैंने 13-14 देशों की यात्रा कर ली। रिसेंटली मैं अभी चाइना, हांगकांग, मकाओ उधर की यात्रा करके आया हूँ। हाँ। जिसमें हांगकांग का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। चाइना से मैंने मेरे इवेंट से रिलेटेड जो एग्जीबिशन है वो अटेंड किया था। उसमें सर मैं काफी सारा सामान करौली वाले ऑफिस के लिए, करौली के लिए मैंने बुक कराया, जिसमें चेयर्स हो गए, रेक्टेंगल टेबल हो गए, प्रॉप्स हो गए, शैंडिलियर हो गए, लाइटिंग हो गई, इस तरह का है जो इंडिया में नहीं मिलता, वो हम लोग वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। उसके लिए कैटरिंग का सामान हो गया। कैटरिंग की इतनी अच्छी अच्छी डेकोरेटिव प्लेट्स हैं सर, जिनमें खाना खाओगे आपको वजन ही नहीं लगा, वेट ही नहीं है उसमें। मुश्किल से 50 ग्राम वेट। आप पहली बार विदेश कब गए और किसके साथ गए? सबसे पहले सर मेरे ऑफिस, उदयपुर ऑफिस में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ गया था। हम लोग ने थाईलैंड और वो यात्रा सबसे पहले की थी। थाईलैंड की यात्रा करी आपने सबसे पहले? थाईलैंड की यात्रा। क्या अनुभव रहा आपका? सर मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम फ्लाइट में बैठ के और ऐसी आए इतनी दूर की यात्रा करेंगे, क्योंकि हम ऐसी जगह से थे भी नहीं। तो वो सर बहुत अच्छा था। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे है कि लोग पहले आपको टेंट वाला जो समझ आते जी, अब तो धारणा चेंज होगी? बिल्कुल सर, मेरी शादी से तो सब सिनेरियो चेंज हो गया, मतलब रिलेटिव्स का। अच्छा, एक और चीज, जब मेरी सगाई हुई थी तब मेरी वाइफ के घर वालों को बड़ा सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया सर। अच्छा, ये बताओ। उनके मेरी वाइफ के घर में क्या, उनके फादर हैं, वो लेक्चरर हैं, मदर गवर्नमेंट लेक्चरर हैं, भाई सेक्शन ऑफिसर है, एक भाई डॉक्टर है, निधि खुद टीचर है, उसकी एक बहन CHO है और एक बहन और टीचर है। मतलब पूरी फैमिली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर। अब उन्होंने जब किसी को बताया कि हमने ना बच्ची की सगाई कर दी तो उनको बोला यार सगाई कर दिया, क्या करता है लड़का यार, इवेंट करता है, और भाई साहब ये क्या कर दिया आपने, और बच्ची तो अपन की गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के लिए देना चाहिए। फिर उनके घर वालों, मतलब फादर थे, फादर सबकी सुनते। फिर फादर ने किसी को बोला यार कि हमको 1 लाख मजबूत चाहिए होती है, तो मेरी बेटी की लायक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, वो गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट करेगा, और अपन कभी जीवन में इतना नहीं कमा पाएंगे, इतना तो बच्चे ने कमा रखा है अभी से। तो ऐसे करके उन्होंने ये तो मैंने सब शादी के टाइम पे फेस किया ये सब।
ये सब शादी से किया। लेकिन आपकी वाइफ की इच्छा थी कि वो सरकारी कर्मचारी नहीं, उनको तो करना ही नहीं था। कारण? सर एक्चुअली वो उसको क्या शुरू से प्राइवेट में ही करना था, उसको खुद को भी कुछ प्राइवेट करना था, बट वो कंपटीशन दिया और वो टीचर बन गई, तो वो करती है। बाकी उसको तो प्राइवेट फील्ड ज्यादा पसंद है। अच्छा, अब आपका भविष्य का प्लान क्या है? सर भविष्य का प्लान तो यही है सर, के करौली में अच्छा करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे और करौली में ही रहेंगे सर। बाकी मेन तो ये है। धन्यवाद। ये थे अरुण जी, एक टेम्पो चालक का बेटा, इवेंट्स का बड़ा मैनेजर है, एक तरीके से मालिक। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।